अब आप सुलझे हुए बैठी हैं। आप हमारे देश के इतिहास को भी जानते हैं, हमारा देश सोने की चिड़िया था ये भी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है मुकेश जी कि हमारे देश में व्हाट इज मिसिंग, जिसने हमारे देश को वो नहीं बनने दिया जो वो होना चाहिए? हमारा देश इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है कि हम वो नहीं बन सके जो हमें करना चाहिए? गंगाधर जी, अगर किसी भी चीज की कमी है अगर हमारे हिंदुस्तान में, जिसको हम कहते हैं मेरा देश महान, मैंने एक बार कहा था कि मेरा देश महान कब बनेगा, था महान। कमी किस चीज की है अगर आपको बता दूं गंगाधर जी, तो एक चीज की कमी है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्टी, हिंदी में कहते हैं ईमानदारी। आज ईमानदारी को घुसा दीजिए, किल्विश के बाशिंदों ने फैलाई हुई बेईमानी को हटाकर, लोगों के दिलों में बेईमानी हटाकर ईमानदारी डाल दीजिए, हमारा देश मिनटों में वही बन जाएगा जो उसे बनना चाहिए था। हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा, लेकिन बीच में ये जो बेईमानी आ गई है हर चीज में, मेरा क्या। पहले टेबल कुर्सी के नीचे से पैसे दिए जाते थे, आजकल टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, सामने खड़े बोलते हैं व्हाट इज फॉर मी। ये चीज हमारे देश को रोक रही है। कोरोना जैसे पीरियड में लोग कमाई करते हैं, कैन यू बिलीव दैट? कहां से आप महान बनेंगे अगर आपके दिल में संवेदना नहीं है? कहां आपके मेरे बाप दादाओं के जमाने में जो एक संवेदना होती थी, सेक्रीफाइस की फीलिंग होती थी, तब जाकर देश महान बना था। रामायण में भरत और राम ने खुद भी जो त्याग किया था, उस त्याग की वजह से राम युग था। आज कौन सा भाई, मेरे घर में, माफ करना गंगाधर जी, एक अजीब बात सुनाऊंगा। मेरी भाभी ने एक बार रामायण देखते हुए हॉल में बैठ के देख रहे थे, बोला ये वो टू मच दिखा रहे। मैंने पूछा क्या टू मच दिखा रहे? बोलता छोड़िए, आज कौन सा भाई पादुका अपने भाई की चप्पल लेके सिर पर लेके घूमता है? आजकल तो चप्पल मारते हैं दूसरे। ये बदलाव आ गया, उस त्याग की भावना नहीं, सेक्रीफाइस की भावना नहीं, ईमानदारी। मैं तो कहता हूं कि अगर हर शख्स, हर प्रोफेशनिस्ट अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट हो जाए, ईमानदार हो जाए, कारपेंटर अपनी कारपेंट्री से ईमानदार हो जाए, मंत्री अपनी मिनिस्ट्री से ईमानदार हो जाए, इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग के साथ ईमानदार हो जाए, लॉयर अपने लॉयर के प्रोफेशन से ईमानदार हो जाए, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लेकर ईमानदार हो जाए, पति अपने पत्नी से ईमानदार हो जाए। देखिए हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। कोरोना के टाइम पे भी हॉस्पिटल से लोगों ने कमाई की है, दवाइयों से कमाई की। क्यों? क्योंकि ईमानदारी खत्म हो चुकी है, संवेदना खत्म। यूं मर रहा है बेचारा। मुझे शिकायत है इस देश से कि इस देश महान क्यों नहीं बना। माफ करना, दोनों दलों को बुरा लगेगा। आप इस वक्त जब लोगों को दवाई चाहिए तो एक स्टेट वाला ये कहता है कि मेरे पास तो 20,000 करोड़ वैक्सीन देने के पैसे हैं, सेंटर मुझे लेने नहीं देता। अरे साहब, ये आपके अंदर की लड़ाई आप लोग निपटाइए ना, हमको तो दवाई दीजिए। इस वक्त ऑपोजिशन, सेंटर खत्म कर देना चाहिए था। बीच में इनके जो डिस्टेंसेस हैं, सबको नेता बनना चाहिए था जिसके लिए वो चुने गए हैं। अगर वो सारे के सारे अंदर के भेद, बिकॉज सब जगह पे वोटिंग का चक्कर था, वो लोग कोई ना कोई जीतना चाहते हैं, इसलिए इंप्रेशन देते हैं। तो उसमें आपको लगता नहीं है इस पीरियड में हमने ईमानदारी खो दी है? अगर यही चीज अगर आपने सीधा किया होता तो आपका देश कहां से कहां चला गया। सो पॉलिटिक्स कभी कभी खतरनाक बन जाती है। जी गंगाधर जी, बहुत सीरियस बात हमने आपसे पूछी है, आपने बहुत सही जवाब दिया है। क्योंकि देश को इस वक्त ये मंथन करने की आवश्यकता है कि कौन सी चीज है जो उसे रोक रही है, कौन सी विचारधारा उन्हें रोक रही है। नहीं तो हमारा देश तो कहां से कहां जाना चाहिए था। इतने होनहार लोग हैं। तो आपकी बात सही है कि हमें बहुत कुछ चीजों में सुधार आना चाहिए। सुधार की बात पे एक सवाल अभी मेरे प्रश्न में दिमाग में कौंधा है। शायद आपको अजीब लगे, पर अगर हम आपसे पूछें
कि अगर आप एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या सुधार लेकर आएंगे? बहुत ही सुंदर सवाल आपने किया है। बहुत ही अच्छा लगने वाला सवाल किसी को भी पूछा जाए, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला पोस्ट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाएं। वो अलग बात है कि ताकतें होती हैं जो पीछे खींचने के लिए पीछे खड़ी रहती है। और अगर मुझसे आप ऑब्जेक्टिवली पूछें, मतलब मिक्स मत कीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं कर रहे इसलिए आपको बना दिया जाए। पर लोग उसे, जैसे कि एक बार व्यूअर्स ने कह दिया, सर आपको तो देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि या अपने अपने विभाग के नेता से कि वो हमारे विभाग को ठीक करेंगे। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मुझे पता है कि मैं बन नहीं सकता क्योंकि मैं एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं पॉलिटिक्स में। पर अगर आप मेरे सवाल मेरे माइंड जानना चाहेंगे तो मैं चंद चीजें करना चाहूंगा जो नहीं हुआ है। मेरे पास अगर एक साल का ही वक्त है तो मैं वो सब चीजें घुमाना चाहूंगा जो, जैसे आपको याद है कि किसको बनाया था, एक दिन का राजा बना दिया था, उसने चमड़े के सिक्के चला दिए थे। मुझे याद नहीं आ रहा है, तुगलक था या पता नहीं कौन थे, जिसने जो वो खुद वो था, चमार था, उसने सिक्के। खैर वो बात तो एक है कि एक दिन में आप क्या करेंगे। मुझे साल भर दिया तो मैं कुछ चीजें ऐसी करूंगा जो मैं चाहता था कि देश में होनी चाहिए। जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत ही पीड़ादायक पार्टीशन था। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में बोलते हैं इससे बुरा पार्टीशन नहीं हुआ है। उस वक्त बहुत कुछ किया जाना चाहिए था। खैर मैं उसमें तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं आपने ये सब मार काट, लोगों को काट, यहाँ से ट्रेनों की लाशें भर के चली आती थी, वहां से लाशें भर के आ जाती थी, क्योंकि प्रॉपरली मिलिट्री को ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ की मिनिस्ट्री को डोगरा पुलिस, फॉर एग्जांपल डोगरा मिलिट्री वालों को सीधा पाकिस्तान में खड़ा कर देना चाहिए था, ताकि यहाँ से जो भी लोग वहां से आ रहे हैं उनको मारा नहीं जाए। और यहाँ पर भी अपनी तरफ से मुस्लिमों को बचाने वाली एक मिलिट्री होनी चाहिए थी। ये सब चीज होती थी, पर मुझे कहा गया कि बहुत जल्दी में हुआ था। कितने करोड़ रुपए दे दिए गए थे पाकिस्तान बनने के लिए। बहुत ही बुरा चैप्टर था, बुरी तरह से हैंडल हुआ था, बुरी तरह से मैनेज हुआ था। मैं होता, या मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सरदार पटेल जी की भी बात अगर सुनी गई होती तो कश्मीर नहीं बनता। ये चंद चीजें हैं जो मैं कई बार बोल चुका हूं कि कश्मीर का नहीं बनना चाहिए था। आर्टिकल 370 अभी हटाया गया, आना नहीं चाहिए था। कश्मीर आज देश का एक अभिन्न अंग होना चाहिए था। आज उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनता या बनूं तो मैं सबसे उस वक्त होना चाहिए था, लेकिन अब मेरे हाथ में गया, पास तो नहीं है, अभी का है। मैं अभी से शहरों के डेवलपमेंट को रोक कर गांवों के डेवलपमेंट को शुरू कर। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो नेहरू जी के मिनिस्ट्री या सरकार ने की थी, वो अर्बनाइजेशन कर दिया गया, जबकि उनको पता था कि 75% लोग गांवों में रहते हैं। आप अर्बनाइजेशन करने जा रहे हैं तो 25% लोगों को आप खुशहाल बना रहे हैं। आपने अगर गांवों का प्रगति कर दी होती, गांवों को अगर शुरुआत से ही गांवों वालों लोगों की प्रॉब्लम्स करके किसानों को प्रॉपर, जो वर्ल्ड में किसान इतने अमीर हैं आपको पता नहीं, वो लोग बड़े 200 एकर्स की 800 एकर्स की जमीन रखते हैं और उनके वहां मशीनें हैं। हमारे यहाँ पर अगर डे 1 से वो किया होता, आज कोई किसान आंदोलन करने के लिए नहीं आता, आज कोई किसान आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसके पास सबल होता। क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने किसानों से सिर्फ और सिर्फ वोट लिए हैं, किसानों को खुश नहीं किया। किसानों के नेता आए हैं, एक के बाद उन्होंने सिर्फ वोट बटोरे हैं, किसी ने किसानों के दुख सुख दर्द को नहीं समझा। और मैं किसानों की सिर्फ किसान है इसीलिए उनको मैं खुश करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि 75% आपका हिंदुस्तान किसान है, गांव है, गांव को बसाना। तो आज भी मेरे पास पावर आवे तो मैं बोलूं जी आपको शंघाई नहीं बनना, जो बार बार आता है कि हम मुंबई को शंघाई बना देंगे। अरे छोड़िए साहब, एटीट्यूड नहीं है आपके अंदर। आप भूल जाइए, आपको स्काई स्क्रैपर्स और ऊपर लेके नहीं जाने हैं। आप अभी 75 पहुंचे, आपको 150 मालिक बोले, छोड़िए, उसके बदले हर गांव में सबको घर दीजिए, हर गांव में सबको बाथरूम दीजिए।
हर गांव में सब लोगों के पास पानी पहुंचना चाहिए, बिजली पहुंचनी चाहिए, गैस पहुंचनी चाहिए। तो आपका जो बजट है इतना बड़ा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं ये ऑर्डर पास करूंगा और मुझे पास करना चाहिए। मैं चेयरमैन बना था बीच में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का, 3 साल तक रहा। मेरे को जो दिक्कत आई वो मेरे को, जब मैं कोई बात बोलता था मैं 6 दिन बाद पूछता था क्या हुआ उसका, सर वो फाइल अभी तक सीईओ तक नहीं पहुंची। अरे मैंने कहा साहब एक तो क्या बात करना चाहते हो, मेरे रूम से निकल कर अगर फाइल वहां बैठे हुए सीईओ तक नहीं पहुंची, क्या है, म्यूनिसिपल ऑफिसर का ऑफिसर है आपका, देश भर में फाइलें घूमती है। बोला नहीं सर, वो अब फाइलें नहीं घूमती, धीरे धीरे मैं उसको फास्ट कराऊं। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि मैंने देखा है कि जो चीज आपको, अगर आपने गांव को आबाद कर दिया होता, यहाँ पर काम जो है फास्ट करने के लिए आपको गांव के लोगों को इसलिए करिए क्योंकि आपका देश ही गांव है। गांवों को आबाद कीजिए। आप शहरों के प्रोग्रेस बहुत हो चुकी है, लोगों को शायद बुरा लगेगा, सारा बजट यहाँ पर 25% रखिए, 75% गांव में डाल दीजिए। गांव के अंदर सिर्फ वाईफाई देना कोई बड़ी बात नहीं है। हम खुश होते कि हमने वाईफाई पहुंचा दिया। अरे छोड़िए वाईफाई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। आप उनको बेसिक एम्यूनिटीज दीजिए। तो पहला काम मैं अगर करूं आकर, तो मैं शहरों की प्रोग्रेस को रोक कर, ये मेट्रोज एंड सेट्रोज एंड बिल्डिंग्स एंड पुल और स्काईवे और ये, उसको छोड़ के आप हर गांव को कनेक्टिव करिए, उनको बढ़ाइए। सो सबसे पहली बात मैं चाहूंगा कि आप गांव को आबाद कीजिए। दूसरी बात, अगर मैं कुछ करता तो मैं एजुकेशन को फ्री कर देता, हॉस्पिटलाइजेशन को फ्री कर देता। हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से लोग मरते हैं, पैसे नहीं होते, दवाई नहीं मिलती। एजुकेशन में एक किसान अपने बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाता, बोलता मैं कहां से पैसे लाऊंगा, और अपने बच्चे को खेत हल करता है। तोड़िए उसको। एक बच्चे को स्कूल के एजुकेशन के लिए फ्री कर दीजिए, पैसे लेकर आइए। आप अपने जो उद्योगपति हैं उनसे कहिए चलिए आपको हम इतना एडवांटेज देते हैं, टैक्स फ्री कर देंगे। आप सारा का सारा बर्डन आप जो है एजुकेशन का, सब स्कूलों के बच्चों को फ्री एजुकेशन कर दीजिए। आप देखिए देश के अंदर पढ़ने को तैयार हो जाएंगे लोग। और जब तक देश का हर एक बच्चा नहीं पढ़ेगा, औरत नहीं पढ़ेगी, बच्ची नहीं पढ़ेगी, देश कभी प्रगति पे नहीं जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन दूसरा इशू है। आप तो देख रहे हो उसका रिजल्ट, मैं बोले हुए आज 2 साल पहले मैंने कहा था। आप कोरोना के पीरियड में आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत बड़ी बात कह दी थी। मैंने कहा हॉस्पिटल है या मशीन छापने की, नोट छापने की मशीन है। लोगों को बुरा भी लगा, लेकिन जिनको मैंने कह रहा हूं, पर उनको ये अपनी बात छुपा नहीं सकते। 8 दिन के लिए 8 लाख का बिल बन जाएगा। सो मैं वहां भी यही कह रहा था कि हॉस्पिटल में अगर कोई आदमी जाए, 5 मिनट उसके पास होती है, डॉक्टर बोलता है 30,000 रुपए नीचे भर दो। अरे वाई, आप उसको टच कीजिए। पहले पैसे मांगते हैं, आप मांगते हैं, हो रहा है। कौन आदमी तो 5 मिनट में डेथ हो जाती है, टच नहीं करते उसको। कोई एक्सीडेंट में आदमी आता है तो उसको टच इसलिए नहीं करते कि लोग हम कर रहे हैं। ऐसे रूल्स बने पड़े हैं। बट मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर डॉक्टरों को पैसे पीछे से आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा उद्योगपति है, उनको कहिए कि ये होता है, लंदन में होता है, यूके में होता है, सरकार पैसा करती है, आप यहां भी कर दीजिए ना। आपके पास बहुत पैसे हैं, उद्योगपतियों के पास अरबपतियां हैं। कहो आप पूरा बर्डन हर नागरिक के हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों का पैसा आप भरेंगे, सरकार उनको प्रोजेक्ट देगी, उनको टैक्स में रिलीफ, जो भी कुछ बहुत से तरीके करने, मैं वो शायद करता हूँ। और तीसरी चीज अगर मैं अगर कहूँ तो हमारे देश में स्पोर्ट्स बहुत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। ओलंपिक्स में 24 सालों में 27 मेडल मिले हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभी तक इतना एंथुजियास्टिक नहीं आया। अब हमारे यहाँ पर भी गांव में बच्चे, आप हरियाणा से निकल रहे हैं, बहुत करिए, ढूंढिए उनको इंक्लिनेशन दीजिए उनको कि आप अगर एक मेडल लेकर आएंगे, आपकी जिंदगी भर के पेंशन हम देंगे। होता है कई कंट्री में, चाइना में है, मैंने सुना, रोमानिया में, कहाँ पर है। आप 10 साल की बच्ची अगर जीत कर आती है मॉडल, तो उसको मिल जाता है पूरे साल। हमको वो प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाता, मैं गाँव को आगे बढ़ाता, मैं एजुकेशन फ्री करता, मैं हॉस्पिटलाइजेशन फ्री करता, और मैं धीरे धीरे मोबाइल को स्लो करने की प्रोसेस करूंगा। हमारा मोबाइल और डिजिटल वर्ल्ड खा गया है हमारे को, हमारी शांति को खा गया है, हमारे परिवार को खा गया। सो ये चंद चीजें, गंगाधर जी, मैं जानता हूं कि
जिसको करना मुश्किल है। एक आपके 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 स्टाइल की एक बात मैं कर जाऊंगा जो आपके साथ सूट करती है। मैं हमेशा कहता हूँ गंगाधर की आइडिया है, शादी के बाद मैं रूल चेंज करूंगा, लड़की नहीं जाएगी ससुराल में, लड़का जाएगा ससुराल में, लड़की से वंश चलेगा। देखिए कितना परिवर्तन होता है। दहेज में लड़कियां, औरतों को, पत्नियों को जलाया नहीं जाएगा। मर्द जो जाके खड़े हो जाएंगे, हाँ नहीं मेरे बाप ने नहीं दिया, तो बोलो क्या करने का। बेचारी घूंघट ने बोलती हाँ बाबूजी अभी भेज रहे हैं आपको अलमारी। सो मैं शायद ये भी करता, जो मुझे मालूम है मैं आपकी आइडिया बोल के करता हूँ कि आपकी गंगाधर की, बिकॉज ये करना बहुत बहुत बड़े प्लान चाहिए उसके लिए, पूरा का पूरा वंश चलाइए लड़कियां। सो ये सब चंद चीजें मैं करता हूँ, अभी भी करना चाहिए आप लोगों को। जी गंगाधर, और प्रश्न है आपके? अच्छा है हम अगर हमारी पावर अगर शक्तिमान की हमारे साथ तो है, लेकिन अगर हमको अगर अलाउ किया होता तो शायद हम आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बना देते, क्योंकि आप देश की हित के बारे में सोचते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वक्त जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, देश के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़ी नई योजनाएं बनाते हैं। लेकिन अगेन वही होता है कि आसपास कि कोई पॉलिटिक्स आजकल बिगड़ गई है। अपोजिशन पार्टी कई चीजें ऐसे रुकावट डालती है कि बोलना पड़ता है, रुकावट के लिए खेद है। देश वहीं का वहीं पड़ा रहता है और अपोजिशन और सरकार लड़ती रहती है। कॉमन मैन बेचारा पिसता रहता। ठीक है, इसके बारे में सोचना चाहिए। अब हम छोड़िए गंभीर बातों को, छोड़िए आपको हम ये कहते हैं कि आप शक्तिमान fought with the victory against कीटाणु मैन. Did our country fought with corona correctly? Did our country fought with the corona correctly? How you would have fought with this शैतान differently? जैसे कि आपको मैंने पहले प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मैं आपके पर्सनल राय जानना चाहता हूं कि कोरोना को क्या हमारे देश ने सही तरह से जूझा? शक्तिमान में तो आपने हमें शक्तिमान बनाकर कीटाणु मैन का खात्मा किया, ये कोरोना क्यों नहीं गया अभी तक? ये कोरोना अभी भी जो है वो बहुत ही कुछ कर रहा है। आप बताइए, आप क्या करते डिफरेंट? सॉरी टू से गंगाधर जी, मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा दुख भी होता है। कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, हमारे देश ने कोरोना, इवन देश छोड़िए पूरा वर्ल्ड, कोरोना से सही ढंग से नहीं निपटा। अभी भी इंग्लैंड में लॉकडाउन खोल दिया गया है, लोग बैठे रहते हैं पब में, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। हम अभी तक अंधेरे में हैं। हमारे देश ने कोरोना को, आपने सवाल किया कि हमारे देश ने कोरोना के साथ सही फाइट किया कि नहीं। आप 2 साल का ग्राफ उठा के दीजिए, कहीं जगह पे गलतियां हुई। शुरुआत से गलतियां हुई थी, जब किसान, जब मजदूर लोग यहाँ से भागने लगे थे, जब लॉकडाउन अनाउंस किया था, थालियां तो बजाई थी हमने, यूनिटी भी दिखाई थी, लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि यहाँ रहेंगे तो हमको तो पैसे नहीं है हमारे पास, बिकॉज कोई किसी को तनख्वाह भी नहीं दे रहा था। वहाँ पर पहली गलती नंबर 1 इंडिया ने की है कि उन्होंने धीरे धीरे हाथ ऊपर कर दिया और उन्होंने भी धीरे धीरे बसेस की अरेंजमेंट की और धीरे धीरे उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, क्योंकि बेचारे, और वो जाके गाँव में भी उन्होंने जाके कोरोना को फैलाया। आपको करना क्या चाहिए था उसके अलावा? जैसे कि मैंने कहा, मिलिट्री बुला के बैठा दीजिए। आपको अंदर बैठना है तो बैठना है, लेकिन बैठना है तो आपको अंदर के प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को सुनने चाहिए। आप जाके अपने वॉलंटियर्स को रखिए, आप मिलिट्री पीपल को रखिए जो ऑनेस्ट, जो मिलिट्री हैंडल करती है, घरों घरों में जाके मुझे, आपको कहीं नहीं जाना है। वर्कर्स बोलता है मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, मतलब कोई बात नहीं, हम आपको 1.5 महीने की तनख्वाह भी दे देंगे, या तो एम्प्लॉयर से दिलवाइए या खुद अपने अनुदान। एक हम 20 लाख करोड़ की अनुदान देने की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से। मैंने कहा 10 लाख करोड़ अभी दे दीजिए ना, उनको कहिए आप जहां पर आप वहीं रहिए, बाहर मत निकलिए, बाहर मुंह बाई खड़ा होगा कोरोना। अब उसको समझाने के लिए लॉजिक होना चाहिए। अंदर भी बोले अंदर तो मैं मर जाऊंगा, सही बोलता है, आप उनको पैसे भेजिए। तो उस वक्त उनको पैसे दे देकर अपने ही घरों में सुरक्षित कराना चाहिए था, तो कोरोना नहीं फैलता। लेकिन 5-5 हजार आदमी बस स्टेशन पर आकर बैठ गए, बसों में बैठ कर जा रहे हैं उस वक्त जब कोरोना का फर्स्ट फेज था। उसके बाद में धीरे धीरे ठीक है, हमको कहा गया कि चलो ठीक है, कोरोना को अपने अभी धीरे धीरे कम हो रहा है और चलो लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, कि खोलना तो पड़ेगा।
लेकिन खुलने के बाद में क्या हुआ, लोगों को खुलने के बाद में एक दिन अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे याद है कि शराब की दुकानें खुल गई हैं, और पता लगा था, मैंने देखा एक लंबी एक मील की दुकान के आगे लाइन लग गई थी, गाड़ियां गाड़ियां, आदमी आदमी आदमी। अरे साहब, आप उसको रोक सकते थे, आप बोलते थे आपको जिसको या तो ड्रिंक मुझसे पूछे तो पीनी नहीं चाहिए, आप भी उस बात को कहेंगे, लेकिन अगर आपको पीनी है तो फिर सरकार की ये एक जिम्मेदारी थी, रुक जाइए अपने अपने घरों में, कोई नहीं आएगा लाइन में, हम आपको ऑनलाइन देंगे। ऑनलाइन सब्जी मिलती है, ऑनलाइन आपको चीजें मिलती हैं, ड्रिंक नहीं मिल सकती। उससे होता क्या कि ठीक है, उनकी डिजायर आपने पूरी कर दी, लेकिन उनको भाग के कोरोना के मुंह के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए था। गलती नंबर 2, आपने वहां नहीं रोका, आपने अगेन जैसे लॉकडाउन खुलता है, बिकॉज अंदर बैठा बैठा आदमी क्या करेगा। सेकंड थिंग, वहां पर रॉन्ग हुआ। फिर आई वैक्सीन, मैंने कहा था वैक्सीन फ्री कर दो, मुझे मालूम था कि ये होने वाला है, वैक्सीन को डे 1 से फ्री कर देना चाहिए था। जो आगे जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चलो अभी हम स्टेट नहीं देगी, हम देंगे, ये बात पहले दिन से करनी चाहिए थी। तो फिर एक स्टेट ये नहीं बोलता कि मेरे पास तो पैसे हैं, खरीदने नहीं दिए जा रहे, अरे आप पैसे रखिए, हम आपको देंगे, कहीं ना कहीं सरकार को करना चाहिए था। उसको भी हैंडल करने में गड़बड़ हुई। फिर आए बेड का प्रॉब्लम, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। सोचना चाहिए था आपको कि ऑक्सीजन की कमी इज द मेन प्रॉब्लम। आपको जगह जगह पर ऑक्सीजन, आपको प्लांट खोलनी चाहिए, जगह जगह पर कोविड सेंटर्स खोलने चाहिए। तो मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बिकॉज ये इतना छोटा मसला नहीं है जो मेरे बोलने से ठीक हो जाएगा। बट कहीं न अगेन गंगाधर जी, अगेन ईमानदारी। दवाई बेचने वाला 4,000 की दवाई 40,000 में इंजेक्शन बेच रहा है, कहाँ है ईमानदारी? सो अगेन मैं समझता हूँ कोरोना चला जाएगा जल्दी, बहुत जल्द जाएगा, लेकिन कई जाने लेकर गया है। मैंने अपनी बहन खोई है, मैंने अपना भाई खोया है 1 महीने के दौरान। तो मैं तो नजदीक से देख चुका हूं। लेकिन जब कोई आदमी कहता है ना, अरे कोरोना कुछ नहीं है, मैं कोरोना के साथ बैठ भी सकता हूं, सो भी सकता हूं, और मैं बात भी कर सकता हूं, मैं होता तो एक लाफा मारता उसको। क्या चाहते हो कि तुम्हारे घर में कोई होए और मरे, फिर तुमको समझ में आएगी। दिख रहा है कि लोग मर रहे, बड़े बड़े लोग मरे, आर्टिस्ट मरे, मिनिस्टर्स मरे, उसके बाद में भी आपको अक्ल नहीं है कि आप मास्क लगा के जाओ, आपको अक्ल नहीं है कि आपको बाहर जाना है तो अपने फैमिली को बोलो डिस्टेंसिंग रखो। मैं आज भी लोगों को कहता हूं, कुछ भी हो जाए, 2 वैक्सीन भी लिए हुए, फिर भी आप फॉलो कीजिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस गंगाधर जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अभी भी कई लोग मूर्ख हैं, जो अगेन वही कहूंगा कि किलविश के प्रकोप में हैं, गलत सोचते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, सब हमको उल्लू बनाया जा रहा है, और फंस जाते हैं, कोरोना मुस्कुराता है। आपकी बात सही है, कुछ और तरीके से भी इसको जूझा जाना चाहिए था, अभी भी वक्त है, किया जा सकता है। अब आप प्रोड्यूसर रह चुके हैं, एक्टर रह चुके हैं, आपका क्या मैसेज है फिल्म इंडस्ट्री को, एज ए प्रोड्यूसर एज वेल एज एन एक्टर? गंगाधर जी, एज ए प्रोड्यूसर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा प्रोड्यूसरों को कि ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं ये चीज इसलिए बनाता हूं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, आप वो बनाइए जो आप दिखाना चाहते हैं। वो लोग तो कैबरे भी देखेंगे, पोर्नो भी देखेंगे, पर क्या आप दिखाना चाहोगे? आज ये OTT प्लेटफॉर्म ने इनको और भी निरंकुश कर दिया है, अश्लीलता को घुसने दिया जा रहा है, सेंसर बोर्ड नहीं है, जो कि सबसे बुरी बात है, क्योंकि फिल्मों से लोग सीखते हैं। ये बात चली गई कि समाज का दर्पण फिल्म होता है, आजकल उल्टा हो गया है, फिल्मों से समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा माध्यम है। सो प्रोड्यूसरों से मैं कहूंगा, प्लीज काइंडली अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। पैसे कमाने के लिए सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे, आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप ऐसी ऐसी फिल्में बनाइए, आप अच्छी अच्छी फिल्में बनाइए। क्यों बनती थी हमारे जमाने में 2 बीघा जमीन, गुमराह, मुगल आजम, आन, शहीद, गंगा जमुना, कहानियां होती थी, कंटेंट होता था, मधुपति। आज क्यों हमारे यहाँ पर फिल्में आप ऐसी बनाते हो जिसमें आप लोगों को गलत मैसेज दे रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप दिखा रहे हो, फैशन दिखा रहे हो, ड्रग्स दिखा रहे हो, क्यों बनाई जाती है? मैं ये कहूंगा, एक तरफ सेंसर बोर्ड होना चाहिए, पर दूसरी तरफ आप हैं प्रोड्यूसर, आप पहले अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आप नहीं दोगे तो कोई नहीं देखेगा। आप ये मत बोलो कि वो लोग देखना चाहते, नहीं साहब, आप दिखाना चाहते,
आप क्यों कंट्रोवर्शियल फिल्में बनाते हो धर्म के नाम पर? क्योंकि आपको मालूम है कि कोई मुकेश खन्ना खड़ा हो जाएगा, बोलेगा, कंट्रोवर्सी शुरू होगी, क्या फायदा होगा उसका? झगड़े होंगे, फिर आपस में बना दिया जाएगा, आपकी फिल्म की पब्लिसिटी हो जाएगी। ये गलत है। उसको उसके बदले में आप ऐसी चीज के ऊपर कमाने के लिए मत जाइए, बिकॉज इंटेंशन साफ दिखता है कि आप जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो। कई लोग करते हैं, सब नहीं करते, मैं हर प्रोड्यूसर के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन जो प्रोड्यूसर ये करता है उसको रोकना चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी है। एक्टरों को मैं गंगाधर जी मैं एक्टरों को वही सीख देना चाहूंगा जो आपके शक्तिमान देना चाहते हैं। शरीर मंदिर है, आपका शरीर है जो कैमरे के सामने आता है, आपके पास यही एक इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास और कुछ नहीं है। आपके पास बिल्डिंगे नहीं है, ज़मीनें नहीं है। आपको अगर कोई कल नहीं लेगा तो इसलिए नहीं लेगा कि आपके पास बिल्डिंग या मशीनें हैं, आपको इसलिए लेगा कि आप खड़े हैं, आपके अंदर अभी भी वही एनर्जी लेवल है। प्रोड्यूसर आपको टच करेगा। जिस दिन उसको मालूम पड़ा कि आप यूं हो गए, आपके बाल उड़ रहे हैं, आप में बुढ़ापा आ गया है, आप डायलॉग्स बोलते हो, कोई टच नहीं करेगा। कोई किसी का माई बाप नहीं है इस इंडस्ट्री में। आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए, आपका यही एक इंस्ट्रूमेंट है। जब तक ये चलेगा आपको काम मिलेगा। तो ये जो पार्टियां होती हैं, लेट नाइट्स में जाते हैं आप लोग, आप समझते हो कि जाना इसलिए जरूरी है कि प्रोड्यूसर काम दे रहा है मेरे को, मैं नहीं जाऊंगा तो काम नहीं देगा, भूल जाइए उसको। आप अपने शरीर को बिगाड़ रहे हैं। अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, ओवर एक्सरसाइज भी मत कीजिए। जो मैंने रिसेंटली कहा है, हमारे जो एक 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया था, मेरे दिमाग से ये बात निकली थी कि ओवर एक्सरसाइज भी अच्छी चीज़ नहीं है। 6 पैक से एक्टिंग नहीं होती, एक्टिंग यहाँ से होती है। पुराने ज़माने के एक्टर जो हमारे बड़े बड़े दिलीप साहब, राज कपूर, देवानंद से लेके मोतीलाल से लेके पृथ्वीराज कपूर से लेके जितने एक्टर थे, 6 पैक नहीं रखते थे। आपको पता 6 पैक के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? और वो आप अपने एब्डोमेन को इतना दबा के एकदम फ्लैट बना देते हो, और फिर आपको शर्ट उतारनी पड़ती है उसे दिखाने के लिए। अरे क्यों? महाभारत के कैरेक्टरों को चेंज करके उन्होंने जो ड्रेसेस दिए थे 6 पैक दिखाने के लिए, महाभारत के योद्धा शरीर दिखाकर योद्धा नहीं लगते थे, कपड़े पहनकर भी योद्धा लगते थे। ये एटीट्यूड निकालिए कि मुझे जाकर 4-4 घंटे जाके झूम 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 ऐसा करना है। एक्टर कभी भी एक्टर ऐसा नहीं चलता, एक्टर ऐसे चलता है, फ्लेक्सिबल, हाथ फ्लेक्सिबल, पैर फ्लेक्सिबल। आजकल आप जो माफ करना, मैं जिम्नेशियम के खिलाफ नहीं। आप योगा करोगे तो वही चीज आपको हासिल होगी, लेकिन योगा आपको ये नहीं बनाएगा। योगा आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा जो एकदम, जिसके सारे अंग एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। सो योगा कीजिए, अवॉइड ऑल दिस हैवी एक्सरसाइजेस, बिकॉज वो आपके हार्ट पे इफेक्ट करता है, बिकॉज अननेचुरल है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अच्छे टाइम पर सो जाइए, अच्छे टाइम पर उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यस गंगाधर जी। चलिए, ये तो फिल्म इंडस्ट्री पर बात हो गई, उनको मैसेज दिया। आज के यूथ को आप क्या मैसेज देंगे? आपने हमको भी पूछा था कि यूथ के लिए क्या मैसेज है गंगाधर, आपने शक्तिमान को भी पूछा यूथ के लिए क्या मैसेज है, हम आपको पूछना चाहते हैं, आपके पास क्या मैसेज है यूथ के लिए? गंगाधर जी, मैं इसलिए अपने यूथ को एज मुकेश खन्ना। गंगाधर जी, मैं सबको और आपको इसलिए पूछता हूं कि आज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश का यूथ है। ये यूथ वो यूथ है जिसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमारा देश सबसे युवा, 25 साल के बाद सबसे युवा देश होगा हमारा। खुशी होती है, लोग तालियां मारते सुनकर, अच्छा लगता है कि हम सबसे युवा होंगे। और कोई किसी को पूछता है कि वो युवा जब वहां पहुंचेगा 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, वो कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिमान होगा, कोई नहीं पूछता। क्योंकि जिस तरह की, कोई ये नहीं कहता कि आज के यूथ को पकड़िए ताकि जब वो युवा हमारा देश को हैंडल करे तो वो स्ट्रांग हो। तो मैं आज के युवा को कहना चाहूंगा, शरीर मंदिर है, शरीर के बारे में जानिए, शरीर के बारे में सोचिए, अपनी एक्सरसाइज से शरीर को ठीक कीजिए, दिमाग को ठीक कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं, लेटेस्ट बात जो मैंने ऐड की, आपके शक्तिमान ने तो बहुत कुछ, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं, उसमें मैंने एक लेटेस्ट ऐड किया है कि मोबाइल फोन, डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने मत दीजिए। आज एक बच्ची सोती है तो साथ में मोबाइल फोन रख के सोती है। कई लोगों ने बताया सर 2:30 बजे चादर के नीचे से वो लोग आपस में बातें करते हैं, माँ बाप को नहीं मालूम पड़ता।
ठीक है, आपको एंजॉय करने के लिए तो ठीक है, बट आप मालूम है उस चीज को अपने पास रख रहे हैं जिसमें रेडिएशन होती है। आपके सिर के पास पड़ी है पूरी रात, रेडिएशन जाती है उसमें। उसके अलावा दूसरी बात क्या होती है कि आप उस पर डिपेंडेंट है, कोई फोन तो नहीं आ रहा, किसी ने मैसेज तो नहीं दिया। मेरे जैसा आदमी भी इन उसमें अंदर घुस गया था। मैंने जब कोई वीडियो डालता था, अरे कितने व्यूज हुए हैं, मेरे को मेरा डायरेक्टर बोलता था सर अच्छा जा रहा है, आप लाइक अ फूल, मैं भी देखता था, चेक करता था, देखता कितने गए, अरे अभी तो 25,000 हुए, अरे लाख हो गए, अरे 2.5 लाख। अरे साहब, पहली चीज जब मैंने सुना आज का यूथ उठता है तो उसका नींद में हाथ जाता है, ऐसे ऐसे बिस्तर पर ढूंढता है, कहाँ मोबाइल रखा, मोबाइल लगता है और देखता है किसी ने मैसेज तो नहीं दिया। Most dangerous thing youth of today should understand, आप 3-4 एक सिर्फ घंटे बना दीजिए, 6 से 8 आपके हिसाब से, 5 से 8, 2 से 5, 3 आपके हिसाब से बनाइए, यूज कीजिए मोबाइल को उसके बीच में। 4 घंटे के लिए फोन को बंद करके देखिए, आपको कितने सुख मिलेगा आपको मालूम नहीं। मैं सुबह बंद कर देता हूँ, 9 बजे बंद करता हूँ, 1 बजे तक मोबाइल बंद करके रखता हूँ। तब मुझे भी खुद को लगता है कि कोई, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है ये, आपका दिमाग उसके ऊपर लगा रहता है, किसी की घंटी तो नहीं बजी। और कोई अगर आपको मैसेज दे देता है व्हाट्सएप में तो आप चढ़ जाते हैं, अभी जवाब दूंगा मैं उसको, अरे आप अभी तो टूथपेस्ट कर रहे थे, उसको भी छोड़ के आप उसको जवाब देते। नो इट इज नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, दिस इज द मोस्ट डेंजरस। आपका रिमोट कंट्रोल बन गया दिमाग का वो। तो आज का यूथ को मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, माँ बाप के साथ रहिए, भाई बहनों के साथ रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, गुरुओं के साथ रहिए, मोबाइल के साथ मत रखिए। मोबाइल आपके असिस्टेंट्स होता है। मुझे एक बहुत अच्छी बात राजकुमार जी ने कही थी, एंड में मैं आपको बताऊंगा आज के यूथ को। मैंने कही भी एक जगह पे, मुझे राजकुमार जी को मैंने बात करते देखा था, फोन को यहाँ पे 2 इंच दूर रख के बात करते थे और फोन बंद कर देते, फिर 15 मिनट बाद फिर ऑन करते थे, फिर बात करते थे, फिर बंद करते थे, फिर ऑन करते थे, फिर बात करते। मैंने कहा वैसा क्यों करते हैं? बहुत कमाल की बात बोली थी, जो मैं गंगाधर जी आपके सामने यूथ को बोलना चाहूंगा। जब मैं शूटिंग कर रहा था सौदागर की, तो मुझे कहा, मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों करते हैं, फोन बंद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर आप उठाते हैं, फिर बोला मुकेश ये फोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। आप समझोगे डायलॉग है, नहीं साहब बहुत बड़ी वास्तविकता है। हमने अभी दूसरों की सुननी शुरू कर दी है। राजकुमार जी क्या बोलते थे, मुझे किसी से बात करनी है मैं डायल करूंगा, ये नहीं कि उसकी घंटी आए तो मैं फटाक से उठाऊं, घंटी आए तो मैं फटाक। अरे भाई ये फोन मैंने उनके लिए खरीद के रखा, बट आज ये हो गया है, आज फोन डिक्टेट करता है आपको, आज चैनल डिक्टेट करती है आपके माइंड को, आपका माइंड सुस्त हो गया। सो उनसे सीखिए कि उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, दोस्तों के हिसाब से मत कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया में जितने दोस्त हैं, माफ करना मैं आपके अपने चैनल पर अपने सोशल मीडिया के दोस्तों को बोल रहा हूँ, दोस्त काम नहीं आता। अच्छा है हमारा रिश्ता बना हुआ है, बट डोंट गेट कैरिड अवे। फैमिली इज योर, जहां पर आप वापस जा सकते हैं। सो बैलेंस कीजिए, आपके साथ में चंद घंटे हूं, आपके साथ में चंद घंटे हो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जी गंगाधर, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि आपको अभी मैं आपका पर्सनल सवाल पूछता हूँ। आपने कई बार हर किसी गेस्ट के बीच में ये बात बीच में बोली, हमने 15 फिल्में की थी, महाभारत के पहले 15 फिल्में की थी। जब मैं ये महाभारत के बाद एक्टर था 15 फिल्में करता था, लोग सुन के थक गए। एक बार किसी ने कमेंट भी किया था, बुरा नहीं किसी ने कहा क्या मुकेश जी आप बार बार बोलते 15 फिल्में कीजिए, 15 फिल्में की थी। मैं बोलता हूँ आपने ठीक है, सही है, कहा है तो कहना चाहिए की थी, पर आपने कभी उनके बारे में भी तो बताइए कि कौन सी फिल्में की थी। ये आपने बहुत सही सवाल उठाया। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं बार बार बीच में बोल देता हूँ कि महाभारत के पहले मैंने 15 फिल्मों का हीरो था। अब मैं बोलता हूँ फैक्ट के हिसाब से, लेकिन मुझे हमारे यहाँ पे काफ़ी जो व्यूअर्स होते हैं उसमें कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, बोलते हैं यार कितनी बार बोलते हो आप 15 फिल्में कीजिए। अब या तो ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे पकड़िए, लेकिन आपने बहुत सही कहा कि अगर 15 फिल्में की थी तो बताइए तो इसी कौन सी फिल्में कीजिए। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि कौन कौन सी। मैं आज शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। मैं जब इंस्टीट्यूट से पास होकर आया था तो मैंने स्टेज भी किया। नरेंद्र बेदी जी ने मेरी परफॉर्मेंस को देखा। मैंने 2 एक्टरों के बीच में प्ले किया था, स्लूथ करके।
और वो उसके अंदर उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस को देखा। उस वक्त तो मेरे भाई की फिल्म बना रहे थे इंसान। उन्होंने कहा मुकेश मैं तुम्हारे साथ खूनी बनाता हूँ। उनको अच्छा लगा। मैं सर लॉरेंस ओलिवियर का रोल कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है क्या स्टोरी है। कहा तो पता लगा कि वो अदालत एक फिल्म ऑलरेडी वो गॉडफादर के ऊपर थी, डॉन कॉर्लियोन का रोल। अब मुझे तो मैंने वो फिल्म भी देखी थी, बुक पे पढ़ी थी, कमाल की थी। तो मैंने कहा सर आप तो इसके ऊपर एक अदालत बना चुके हैं। बोला हाँ मुकेश ये दिस बुक गॉडफादर इज अ बाइबल ऑफ क्राइम। मैं इसके ऊपर 10 फिल्में बना सकता हूँ। खैर सो मेरी पहली फिल्म जो स्टार्ट हुई थी वो खूनी थी, जिसे ग्रेट डायरेक्टर नरेंद्र बेदी जी उस जमाने में राजेंद्र सिंह बेदी जी के लड़के थे और उन्होंने वो फिल्म बड़ी शिद्दत से स्टार्ट की। मैंने कहा अदालत में अमिताभ बच्चन ने रोल किया था और अमिताभ जी ने डबल रोल किया था उसका। पर यहाँ पर उन्होंने मेरे को सिंगल रोल में 20 साल से लेकर सीधा 60 साल तक मुझे बनाया और मेरे 2 लड़के बनाए। एक सनी और जिसका सनी और माइकल करके आपको याद होगा गॉडफादर में थे। तो उसको रोल उन्होंने शक्ति कपूर और विजेंद्र गाडगे को दिया। शक्ति कपूर और विजेंद्र गाडगे पहली फिल्म में मेरे लड़के बने। वो फिल्म बहुत सही बन जाती तो शायद मैं महाभारत नहीं करता, क्योंकि एक बड़े डायरेक्टर की कोई फिल्म हिट हो जाए तो प्रोड्यूसर एक्टरों की तरफ लाइन लग जाती है। इत्तेफाक से शायद डेस्टिनी नहीं चाहती थी कि मैं हिट हो जाऊं, तो उन्होंने नरेंद्र बेदी जी की डेथ हो गई बीच में। फिल्म आधे में 75% बन चुकी थी और वो फिल्म रुक जाती, लेकिन उनके असिस्टेंट अजय कश्यप ने वो कहा हम फिल्म कंप्लीट करते हैं। वो फिल्म बनी, लेकिन वो नहीं बनती जो बनती अगर नरेंद्र बेदी जी रहते। और वो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, किसी ने उसको बाद में स्मगल करके उसको घुमा फिरा के कहीं और जगह से दुबई वो बस फिर फिल्म रिलीज की नाम भी चेंज कर दिया। और आपने फिर कई लोगों ने देखा भी होगा जिसका नाम आखिरी संघर्ष था। वो मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी जिंदगी के पहली रिलीज फिल्म मेरी फिल्म की 15वीं फिल्म थी, जिसका नाम था रूही। रूही 1.5 महीने में कंसीव हुई और 1.5 महीने में शूट करके शिमला में हमने शूट करके चैल पैलेस में ख़त्म की, जिसमें आपको याद होगा मजहर खान मेरे साथ थे, जरीना मेरे साथ थी और के आसिफ के लड़के अकबर आसिफ उसमें मेन विलन थे। खैर वो फिल्म तो नहीं चली। उसके बाद में मेरी दूसरी फिल्म, मैंने उस वक्त जैसे मैं बार बार कहता हूँ 15 फिल्में, 85 एक हफ्ते के अंदर मैंने 5 फिल्में साइन की थी, क्योंकि मार्केट में रिपोर्ट फैल जाती है एक लड़का नया आया है, नरेंद्र बेदी जी डायरेक्ट कर रहे हैं, अच्छा सीन किया उसने। ये हमारी मार्केट इंडस्ट्री बहुत छोटी हुई थी। आपने अगर अच्छा काम किया तो आपको फटाफट लोग लाइन लगाएंगे, लोग वेट नहीं करेंगे कि आप स्टार बनते कि नहीं बनते। मैंने 5 फिल्में साइन कर दी थी। वक्त के शहजादे उसमें एक फिल्म थी, दर्द दिल एक और फिल्म थी। सो मेरी दूसरी फिल्म रिलीज हुई कैप्टन बैरी, जिसमें नीता मेहता जी मेरी हीरोइन थी, जिसमें मैंने हैट वैट पहन के रोल किया। वो भी फिल्म बाद में रिलीज भी हुई, लेकिन अगेन मेरी किस्मत में आयुष्मान भव कहना लिखा था, वो बम्बई में नहीं चली, और जगह पे शायद चली भी होगी। तीसरी फिल्म मेरी वक्त के शहजादे आई, जिसमें रति अग्निहोत्री मेरी हीरोइन थी। वो प्रोड्यूसर थे धीरज कुमार जी। वो भी फिल्म कमर्शियली बहुत अच्छी बनी, हिट बनी, लेकिन कॉपी थी वो अमर अकबर एंथनी से। 3 भाइयों की कहानी थी। अल्टीमेटली वो फिल्म भी अप्रिशिएट की, मेरे काम का अप्रिशिएशन सब जगह पे हुआ, फिल्म नहीं चली। उसके बाद में फिल्म आई दर्द दिल राजश्री की, जो बनती है 6 महीने में, उसको 2 साल लग गए। उसमें मैंने वो सारे सीन्स किए जो अमिताभ जी अपने फिल्मों में करते थे। मुझे डायरेक्टर थे हमारे मशहूर डायरेक्टर थे जब फूल खिले के, वो डायरेक्टर हमारे सूरज प्रकाश जी और राजश्री वालों ने मिलकर मुझे ऐसे ऐसे सीन्स दिए थे जो शायद मुझे भी मेरे डायरेक्टर ने कहा था मुकेश तुम इसके बाद यहाँ जाओगे या वहाँ जाओगे, क्योंकि सारे सीन मैं गोविंदा बन के मैंने गाना गाया है। मैंने मिरर के सामने खड़े को बोला अरे आज तो आपको नहीं भांग पी के गाना है मेरा, और खंबे पे चढ़ के मैं चिल्लाता ए मौसी बाहर निकल। इन शॉर्ट अमिताभ बच्चन के, जिसके ऊपर मुझ पर आरोप लगता था कि मैं उनकी कॉपी करता हूँ, उन्हें भड़कता था, मुझे वो सीन्स दिए गए थे। मैं भी कर तो गया अपने हिसाब से, लेकिन वो फिल्म चल जाती। लेकिन माफ करना मुझे नहीं कहना चाहिए, पर कई लोगों ने कहा सर वो आपकी फिल्म बहुत हिट थी। मतलब फिल्म के फर्स्ट शो में बाहर लोग, काफी लोगों ने कहा अरे गोविंदा जी आप हिट हो जाएंगे, पर वो फिल्म 7 हफ्तों में निकाल दी गई। कारण है उसके पीछे, कभी कभी कुछ कंसर्न्स होती हैं जो लॉस में डाल देती है फिल्म। तो मेरा करियर वहां भी नहीं चला।
सो रूही, वक्त ए शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, 4 मेरी मेजर फिल्में रिलीज हुई। मेरी एक और फिल्म मुझे कसम है रिलीज हुई, जिसके अंदर दर्द दिल में अगेन जरीना वहाब मेरी हीरोइन थी। मुझे कसम है मैं रामेश्वरी शायद मेरी क्लासमेट इंस्टीट्यूट की हीरोइन थी। वो फिल्म भी आई चली गई, और उसके बाद मेरी 7 फिल्में डब्बों में पड़ी रह गई, जिसके बारे में मैं कहता हूँ मैंने 15 फिल्में साइन की थी। लेकिन ये फिल्में फ्लॉप होती हैं तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। उसमें कुछ फिल्में मुझे याद हैं, मैंने रंजिश की थी, जिसके अंदर मेरी हीरोइन योगिता बाली थी, मिथुन की वाइफ योगिता बाली मेरी। आप समझ सकते हैं मैं किस पीरियड की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें मैंने डबल रोल किया था। नूतन जी मेरे अपोजिट थे। वो फिल्म मिठुन करने वाले थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने लास्ट मोमेंट कहा, मिठुन की आइडिया थी, लेकिन मिठुन चक्रवर्ती पीछे हट गए। उन्होंने कहा सर आप दोनों रोल कर लीजिए। तो नूतन जी के सामने मैं उनका अरब गेटअप में पति बना, जिसको मार दिया जाता है, और फिर वो दूसरा हीरो का रोल किया। तो ये फिल्म थी रंजिश। मुझे याद है मैंने 7 गेटअप किए थे उसमें, 7 गेटअप, कभी निगरो बनकर, कभी वो बनकर, शायद बदले की कहानी थी, और मेरे को काफी स्कोप था। इनफैक्ट वो फाइट थी मेरी, आज तक वो फाइट नहीं देख पाया मैं खुद। गुजरात में ट्रक के नीचे मुझे बांध दिया गया था। मैंने कहा उस जमाने में मैं वो करता था, डुप्लीकेट नीचे करता हूं मैं। रेत के ऊपर वो ट्रक चल रही है और मैं नीचे लेटा हुआ हूँ। वो एक इंग्लिश फिल्म से उन्होंने कॉपी की थी उन्होंने, जो शायद धर्म जी ने भी किसी और फिल्म में किया, और वो मैं नीचे से ऐसे ऊपर 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 आते कि ऊपर आता हूँ और उसको मारता हूँ। वो मैंने स्टंट्स किए उस फिल्म में, लेकिन वो फिल्म फिर डब्बों में रह गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जब आपकी फिल्में नहीं चलती तो प्रोड्यूसर को फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पैसों से फिल्म बनती थी। तो रंजिश मुझे याद है। मुझे एक फिल्म और याद है जिसका नाम था टोनी। टोनी में शोमानंद मेरे सामने थे, और वो फिल्म बनी थी एक इंग्लिश फिल्म के ऊपर, कॉपी की गई थी, जिसमें फादर का गेटअप करके एक बहुत ब्यूटीफुल फिल्म थी, उसके ऊपर उन्होंने कॉपी की थी, जिसमें मैं पादरी होता हूँ और कैसे मैं गांव को बचाता हूँ। वो फिल्म भी बन जाती तो मेरा करियर कहाँ से कहाँ जाता। उसमें कादर खान मेरे सामने विलन बने थे, और वो फिल्म के अंदर मैंने मरीन ड्राइव के ऊपर एक जो ब्रिज है, अगर आप चौपाटी में देखो, उसके ऊपर खड़े होकर मैंने डांस किया था। मेरी किस्मत में वो फिल्म भी चलनी नहीं लिखी गई थी। वो भी फिल्म आज भी कंप्लीट हो गई है। उसकी फिल्म की सिर्फ प्रिंट नहीं बन पाया है आज तक। वो उस प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे कि वो लैब से वो फिल्म को बाहर निकाले। उसकी किस्मत खराब, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे महाभारत करना था। वो फिल्म भी रंजिश चली गई। सो टोनी याद है, रंजिश याद है। फिर यादाश्त करके एक फिल्म, अगेन मेरे साथ रामेश्वरी तल्लूरी हीरोइन थी। वो फिल्म भी प्रोड्यूसर ने रिमार्क पास किया था, अरे मैंने तो मुकेश खन्ना को इसलिए लिया था महाभारत के लिए, महाभारत में हिट हो गए थे। मैंने रामेश्वरी को भी इसलिए लिया था कि उसकी फिल्म नायना या पता नहीं जो दुल्हन वही जो पिया में हिट हो गई थी। आज दोनों फ्लॉप हो गए तो मेरी फिल्म को कोई खरीदता नहीं। मुझे बहुत गुस्सा भी आया था, लेकिन ये सिचुएशन हो जाती है जब आप फ्लॉप हो जाते हैं। उसकी फिल्म नहीं बिकी और वो फिल्म मेरी यादाश्त भी रिलीज नहीं हुई। इस तरह से मैं अगर कहता हूँ गंगाधर जी तो झूठ नहीं कहता। मैं उस फिल्म में उस वक्त में पॉपुलर बिजी एक्टर हो गया था। मैंने कभी मैं 9 बजे से शूटिंग करके डांस करके रात को फाइट करके सुबह 4 बजे तक शूटिंग करता था। सो दैट वाज बिफोर महाभारत। उसके बाद मैं आपको बता दूं 2 साल मेरा ऐसा आया, क्योंकि जब आपकी फिल्में फ्लॉप होती है तो आपको कोई टच नहीं करता। और मेरे भाई साहब कहते थे मुकेश पार्टियों में जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। अरे मुकेश राजेश खन्ना पार्टी में जाता है। मैंने कहा जाता होगा। विनोद खन्ना पार्टी में आया। मैंने कहा जाता होगा। मुकेश खन्ना नहीं जाए। मेरा काम, मेरी और फिल्में पड़ी हुई डब्बों में, अगर आएंगे अच्छा होगा तो लोग बुलाएंगे। मैंने वो रिस्क लिया। पार्टियों में नहीं जाता था। मैं अपनी फैक्ट्री में ट्रेन में बैठ के चुपचाप अपनी फैक्ट्री अटेंड करता था, टाइम पास करने के लिए वापस लौटता था 16 स्टेशन के बीच में। और कभी कोई आदमी आके मेरे पास बैठता था, सर आप मुकेश खन्ना है? तो बोलता नहीं मैं उसका भाई हूँ, चुप। मैं उसको हटा देता था। सुनिए अब देखो 2 साल का मेरा वो पीरियड रहा, और फिर महाभारत आई और लोग मुझसे पूछते गए कि सर आप कहाँ थे इतने सालों से, आप इतने देर से कहाँ थे? मैंने कहा मैं यही था, आपकी नजरें अंदर पारखी नहीं थी। सो मैं झूठ नहीं कहता जब मैं कहता हूँ 15 फिल्मों का हीरो था जी। ओके, अभी एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको सबको, ये तो शक्तिमान की बातें कर ली, आपको सबको आयुष्मान भव कहने की बहुत बहुत शौक है।
एक बार तो किसी ने आपके बारे में लिख लिया था कि मुकेश जी जब बाहर निकलते हैं तो अपना बीपी चेक करके निकलते हैं। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि बीपी क्यों चेक करेंगे मुकेश जी। बाद में उस एक्टर ने आपके बारे में लिखा था बीपी का मतलब है भीषम पितामह। उनका कहना था कि वो चेक करते कि मेरे में कितना भीषण पितामह है आज को बाहर निकलने के पहले। तो आपको क्या, सबको जिसको देखो आयुष्मान भव कहते हैं, विजयी भव कह देते हैं, अखंड सौभाग्यवती कह देते हैं। आपने तो सुना है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी को भी कह दिया था कि आयुष्मान भव, उन्होंने कबूल भी किया था। तो क्या आपको ये सब कहना शोभा देता है? आप अपने से बड़े उम्र के कोई बोल देते हैं आयुष्मान भव, तो ये बताइए। गंगाधर जी, शोभा देता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर कभी कभी मुझे रियलाइज होता है कि उस अजिन उस आत्मा ने, पवित्र आत्मा जिसका नाम भीष्म पितामह था, मुझे लेटर ऑफ अथॉरिटी लिख के दे दिए, जा बेटा आशीर्वाद बांट। तब से मैं आशीर्वाद बांटता है। मैं इसलिए नहीं बांटता कि मुझे लगता कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं इसलिए बांटता हूं कि लोग बड़े प्यार से आके मेरे पैर छूते हैं। एक्टरों को बुरा लगता है जब कोई उनका पैर छूता है, पर पता नहीं मुझे क्यों जब कोई पैर छूता है तो मेरे हाथ उठ जाता है आयुष्मान भव कहने के लिए। शायद महाभारत से मुझे आदत पड़ गई थी। मैंने वही आपको कहा कि महाभारत शुभ कामनाओं वाला रोग था, तो मैं शुभ कामनाएं देता रहता हूँ। मैं कोई अपने आप को भीष्म पितामह नहीं समझता। और ये जो आपने कहा ना कि किसी एक एक्टर ने आपके बारे में लिखा कि वो बीपी चेक करता, मैं बता दूं आपको, अंदर की बात है, मालूम पड़ गई है। रजा मुराद जी लिखते थे एक कॉलम अपने किसी मैगजीन में, वहाँ उन्होंने लिखा था कि मुकेश खन्ना अपना ब्लड बीपी चेक करता है कि कितना भीष्म पितामह है। कई बार तो लोग मुझसे ये कहते सर आपके परफॉर्मेंस में आगे के कितने भी चुन्नी मैंने किया था भीष्म पितामह झलकता है। मैंने कहा क्यों नहीं झलकेगा, मैंने ही रोल दिया, मैंने ही शरीर दिया, मैंने ही आंखें दी। तो जी भीष्म पितामह मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी दी है, उसी कंपनी के तहत मैंने शक्तिमान का निर्माण किया है, आपका निर्माण किया है। वो कहिए आपका बच्चों से क्या रिश्ता है? आपको तो कोई बच्चे ही नहीं, फिर सुना फिर आप बच्चों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, क्या कारण है? गंगाधर जी, जिस तरह से शक्तिमान का बच्चों से रिश्ता है और मैं उस रोल को अच्छी तरह से निभा गया हूँ, उसके पीछे यही भी कारण है कि मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, बच्चों के साथ मेरी एक केमिस्ट्री थी। शायद मेरी हाइट है, औरों के साथ होता है मुझे नहीं मालूम। बच्चा जब पहली बार मेरे सामने आता है, मुझे उदंड बच्चे पसंद नहीं है, मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है जो अपने से उम्र से बड़ी बात कहते हैं। तो मैं कभी भी किसी को डांटता हूँ तो लड़का डर जाता है। शायद मेरी हाइट देखकर सबसे पहले मैंने देखा, कभी भी किसी के पास मिलने जाता हूं तो बच्चा को जब मिलाता है तो बच्चा मेरे को देख के ए करता है, वो छुपने की कोशिश करता है। शायद उसको लगता है कि ये कौन बड़ा लंबा मुझे मारेगा। और मैंने धीरे धीरे देखा है, विद इन सम टाइम मेरे और उसके बीच में केमिस्ट्री बनती है और वो धीरे धीरे मेरे पास आता है और मेरे से दोस्त बन जाता है। ये केमिस्ट्री है जो शक्तिमान में सबल हुई, शक्तिमान में साकार हुई। मुझे बच्चों को मैसेज देना पड़ा। अगेन मैं कहता हूं आपके अंदर से वो निकलता है तो वो मैसेज जाएगा लोगों का। मेरे अंदर से मैसेज निकला, मुझे बच्चों के एटीट्यूड्स से मुझे इंटरेस्ट था। मुझे शालीन बच्चा पसंद है, बचपन जीता है वो बच्चा पसंद है, जो बचपन में सडनली 8वीं का दूसरी में पढ़ता वो 8वीं का नॉलेज देता, मुझे वो बच्चा पसंद नहीं है। मुझे ब्रैट्स पसंद नहीं है। मैं कई बार अपने दोस्तों या किसी को बोलता हूँ तुम अपने बच्चों को संभालो, ये तुमको अभी अच्छा लगता है वो मीठी मीठी गालियां देते हैं, बट मत दिखाओ। सो मेरा बच्चों से क्या रिश्ता है गंगाधर जी, इस सवाल का जवाब ये है कि शायद मेरी केमिस्ट्री में बच्चों के साथ, मैं कई बार स्कूल के फंक्शनों में बोल चुका हूँ, मैं कहता हूँ मुझे आपकी कंपनी ज्यादा पसंद है बनिस्बत बड़ों की कंपनी से। मैं आपकी कंपनी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, लोग बड़ों की कंपनी में फील अच्छा करते हैं। मुझे बच्चे को बिठा दो। कई बार मुझसे किसी ने कहा है सर आपके सामने कभी कभी 25, 50, 10, 20 बच्चे आते तो आपको वो पीछे दीवार पर नहीं ढकेल देते? मैं उससे कहता हूँ कि जब ये बच्चे आते हैं तो मैं उनको दीवार की तरफ ढकेल देता हूँ। शायद वो मुझसे डरते हैं या शायद मेरा कुछ और ऐसा है और मैं उनको कंट्रोल करता हूँ। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, मैं बच्चों को वो सिखाता हूँ। मुझे एक सौगंध का एक डायलॉग याद आ रहा है, मैं गंगाधर जी आपको सुनाऊंगा इस कॉन्टेक्स्ट में। एक बहुत अजीब बात हुई थी जब ये चैनल मैंने शुरू किया था,
तो चैनल में जब शुरुआत में पहला दूसरा मैंने वीडियो बनाई, मेरा बनाने वाला मुझसे कहता है, उसने टाइप किया प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने कहा ओए ये प्लीज वर्ड हटा दे, आई नेवर लाइक टू से एनीबॉडी प्लीज। अब उसका फिर 15 मिनट में बोला, सर वो मेरी लड़की इसी में है, मतलब मीडिया, सोशल मीडिया में, वो कहती है सर यही लैंग्वेज है आजकल के बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने की। मैंने कहा ओए मैं वो नहीं बोलूँगा जो बच्चे सुनना चाहते हैं, मैं वो करूँगा जो मैं उनको सुनाना चाहूँ। मैंने उनको एक डायलॉग सुना है अपने सौगंध फिल्म का, आपको भी सुनाता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ। सौगंध में एक डायलॉग था उनकी, सारंग, चौधरी सारंग, जिसका सर कट सकता है, फट सकता है, मगर झुक नहीं सकता, उसकी चौधराइन कहती है ठाकुर जैसे स्कूल खोलोगे वैसे ही तो बच्चे होंगे। तो चौधरी सारंग कहता है लेकिन जैसे बच्चे होंगे वैसे बाप नहीं होगा। सो मेरा वो एटीट्यूड है, मेरे सामने कोई बच्चा आता है मैं धीरे धीरे उसको टेम करता हूँ, मैं उनके दोस्त बन जाता हूँ। तो शायद मेरी ये केमिस्ट्री कि मैं बच्चों को दोस्त बनाता हूँ, इसीलिए शक्तिमान में भी मैं कन्विंसिंगली बच्चों को सिखा पाया और आज तक सिखा रहा हूँ। क्रेडिट गोज़ टू शक्तिमान। और गंगाधर जी अब हम यहाँ रुकते हैं क्योंकि आपने इंटरव्यू हमारा लिया है, बहुत सालों के बाद किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया है, तो मैं यहीं पर आपको रोकना चाहूँगा। हमें इंटरव्यू दिया, सही लिया था इंटरव्यू। हाँ हम गीता विश्वास को भी बताएंगे कि हम तुमसे अच्छा इंटरव्यू ले सकते हैं, अपने आप का लीडर मानती है वो। अब ये लेकिन एक बात बताइए, ये जो अभी इंटरव्यू लिया है वो छपेगा ना? मेरा मतलब है आपके यहाँ पर आएगा ना? हाँ लेकर आइए, हम दिखाएंगे, गीता विश्वास को दिखाएंगे, देखो तुमसे बढ़िया इंटरव्यू हम ले सकते हैं। गंगाधर जी बहुत सही कहा आपने, बहुत सही इंटरव्यू लिया आपने। आप कहना चाहते थे कि आपको इंटरव्यू लेने नहीं दिया था, आपने पूरा बाकायदा मुझे पकड़ पकड़ के सवाल पूछे हैं। मुझे अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू ज़रूर छपेगा नहीं, रिलीज़ होगा, लोग देखेंगे, आपकी काबिलियत को देखेंगे। अभी तक वो आपको सिर्फ फोटोग्राफर बन के देखते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज पूरी की पूरी गेम को परिवर्तन कर दिया। मैंने आपको और सवाल पूछने के लिए बुलाया था, आपने मेरे पर ही सवाल डाल दिए, लेकिन मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका ये दिमाग कि आपने आकर मेरा इंटरव्यू लिया, क्योंकि कई बातें मैं बीच बीच में बोलता हूँ। आपने अच्छा कहा कि आप पूरी बातें पब्लिक को सुना दीजिए। मुझे आशा है कि आपने मुकेश खन्ना के बारे में काफ़ी डिटेल में सुन लिया है, कि कई बातें लोग जानते भी हैं, कई बात लोग नहीं जानते। तो ये था पंडित गंगाधर जी, आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पब्लिक आपसे मिलना चाहती थी, और हमने ये पता भी किया था कि आप जितने प्रचलित हैं, पूरे जितने लोगों को बुलाया था उसमें सबसे प्रिय आप थे, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आपका आने का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि पब्लिक अगर दूसरी बार तीसरी बार भी आपको बुलाना चाहे तो आप ज़रूर आएंगे। हाँ अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। आपके यहाँ तो आना जाना लगा रहेगा मुकेश जी। आप ही तो हमें बनाया है। जिस तरह से आए थे उस तरह से ये करके गायब हो गए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आज के मेहमान जिन्होंने खुद मुझे मेहमान बना दिया, मैं होस्ट था, वो मेहमान थे, वो होस्ट बन गए, मुझे मेहमान बना दिया। आशा है आपको ये ट्विस्ट ऑफ टर्न्स अच्छा लगा होगा। अगली बार मैं एक और शख्सियत को आपके सामने लेकर आऊँगा। ये मुकेश खन्ना शो इसी तरह से चलता रहेगा। आपकी हम पहचान, आपकी हम मुलाकातें करवाते रहेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हो। हम मिलते रहेंगे। वेट कीजिए, अगली बार मैं किसको लेकर